आज हम साम्यवादी गुट के अवसान के बारे में अध्ययन करेंगे। यूरोप साम्यवाद का मजबूत गढ़ रहा। सोवियत संघ तथा पूर्वी यूरोप के देश साम्यवादी तानाशाही के सुदृढ़ दुर्ग माने जाते थे, किंतु द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देशों पर स्टालिन द्वारा साम्यवादी तानाशाही सौंप दी गई। किंतु 1989-1991 के वर्षों में सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के देश साम्यवादी निरंकुशता से एक एक कर मुक्त हो गए। संपूर्ण कम्युनिज्म अर्थात सारे का सारा मार्क्सवाद लेनिनवाद अब इतिहास के कब्रिस्तान में गहरा दफना दिया गया। इस भयावह विचारधारा की नाजीवादी जैसी ही दुर्गति हुई। सर्वहारा की तानाशाही, जन लोकतंत्र, अनंत क्रांति में राज्य की शाश्वत भूमिका जैसे लेनिन के मौलिक सिद्धांतों को पेरेस्ट्रोइका ने धराशायी कर दिया। 1989-91 की क्रांति इस दृष्टि से भी अनोखी है कि उसके पीछे कोई सुसंगठित शक्ति नहीं थी। कम्युनिस्ट कुलतंत्रों ने कभी भी सर्वहारा को उसकी आवाज़ नहीं उठाने दी। फिर भी क्रांति हुई और मुख्यतः उसका श्रेय मानव की अदम्य भावना को है। रोमानिया के अतिरिक्त अन्य सब देशों में यह क्रांति पूर्णतः शांतिपूर्ण रही। राजनीतिक दर्शन के रूप में मार्क्सवाद इस सदी की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत नहीं कर सका। संक्षेप में, आज सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के देश साम्यवादी भीमकार दैत्य के बंधन से मुक्त होकर स्वतंत्रता और लोकतंत्र की बहार का आनंद ले रहे हैं। आइए अब देखते हैं कि पूर्वी यूरोप में साम्यवाद का अवसान किस प्रकार हुआ। सबसे पहले हंगरी में 1956 में सोवियत कठपुतली सरकार की अवज्ञा करते हुए लाखों लोग बुडापेस्ट की सड़कों पर निकल आए और मांग की कि हंगरी से सभी सोवियत सैनिकों को हटा लिया जाए, हंगरी के आंतरिक विषयों में कोई हस्तक्षेप न किया जाए और उसे सोवियत संघ के साथ पूर्ण आर्थिक व राजनीतिक समता की प्रधानता की जाए। 1956 में ख्रुश्चेव द्वारा सिंहासन पर बिठाए गए यानोस धाकार मई 1988 तक सत्ता में रहे। 32 वर्ष की उनकी तानाशाही में विदेशी ऋण बढ़कर लगभग 17 अरब डॉलर पहुंच गया। पूर्वी यूरोप के देशों में यह ऋण सबसे अधिक था। मुद्रास्फीति 30% की दर से चौकड़ी भर रही थी। जनवरी 1989 में हंगरी में नव युग का उदय हुआ। एक ऐतिहासिक कदम उठाकर हंगरी की संसद ने स्वतंत्र राजनीतिक आंदोलन के गठन की अनुमति देने वाला विधान पारित कर दिया और नए विधान के विभिन्न राजनीतिक दलों के गठबंधन के अधिकार को सिद्धांत के रूप में मान्यता दी। फरवरी 1980 में हंगरी की कम्युनिस्ट पार्टी ने स्वीकार किया कि एक दलीय समाजवाद का प्रयोग विफल रहा और 7 नवंबर 1989 को मतदान द्वारा संकल्प पारित कर स्वयं अपना अस्तित्व समाप्त कर लिया। पोलैंड कम्युनिज्म के थोपे जाने के बाद 3 बार 1956, 1970 और 1976 में पोलैंड के सर्वहारा वर्ग ने सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी को चुनौती दी, किंतु उन्हें सोवियत सैनिकों की मदद से दबा दिया गया। दिसंबर 1970 में गेरिक ने मोमुल्का का स्थान ग्रहण किया। गेरिक के शासनकाल में पोलैंड में विदेशी ऋण बढ़कर 27 अरब डॉलर हो गया। 1989 में पोलैंड पर विदेशों का ऋण 39 अरब डॉलर था। जून 89 में हुए चुनाव ने तथाकथित साम्यवादी लोकतंत्र के खोखलेपन को नंगा कर दिया। सॉलिडेरिटी को सांसदों के केवल 1/3 162 स्थानों के लिए चुने जाने लड़ने की अनुमति दी गई। उसने 161 स्थानों के लिए चुनाव लड़ा और सब पर विजय प्राप्त की और 1 और 20 रहा। 24 अक्टूबर 1989 को पोलैंड में सॉलिडेरिटी के नेतृत्व में सरकार की स्थापना हुई और 29 जनवरी 1990 को पोलैंड की कम्युनिस्ट पार्टी के विशेष और अंतिम सम्मेलन में प्रतिनिधियों ने पार्टी को भंग करने का निश्चय लिया। रोमानिया में जिस दिसंबर क्रांति ने अंततः साम्यवादी सरकार को उठाकर फेंक दिया था, हाल के इतिहास में उसकी कोई उपमा नहीं है। 17 दिसंबर 1989 को तिमिसोरा में एक पादरी के निष्कासन का जो विरोध प्रारंभ हुआ, उसने शीघ्र ही पूर्णतः कम्युनिस्ट विरोधी विद्रोह का रूप धारण कर लिया। पुलिस ने भीड़ पर हेलीकॉप्टर से गोलियां बरसाई और पहले ही दिन 400 लोगों को भून डाला दिया। 22 दिसंबर को रेडियो तथा टेलीविज़न केंद्रों पर अधिकार कर लिया गया और राष्ट्रपति के प्रासाद को घेर लिया गया। चाणक्येस्कु तथा उसकी पत्नी अलीना ने लूट खसोट के अरबों डॉलर लेकर भाग निकलने का प्रयत्न किया, परंतु बुखारेस्ट के 100 किलोमीटर पश्चिम में तुर्गेविस्ते नगर में वे पकड़े गए। उन पर सैनिक न्यायालय में मुकदमा चलाया गया। उन पर नरसंहार, राज्य के विध्वंस, सार्वजनिक संपत्ति की चोरी तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विनाश के आरोप थे। न्यायालय ने उन्हें मृत्युदंड दिया। चाणक्येस्कु 22 मार्च 1965 को सर्वोच्च पद पर आसीन हुआ और 24 वर्ष से भी अधिक समय तक बागडोर संभाले रहा।
मार्क्सवादी तानाशाह संगमरमर के महलों में रहता था। रोमान सम्राटों की तरह विलासिता का जीवन जीता था। उसने स्विस बैंक में 40 करोड़ डॉलर मूल्य का सोना जमा करा रखा था। 23 मई 1990 को शासनारूढ़ नेशनल साल्वे फ्रंट ने रोमानिया के प्रथम स्वतंत्र चुनाव में भारी विजय प्राप्त की तथा इनियान लिक्वेस्ट 86% के भारी मत से राष्ट्रपति चुने गए। पूर्वी जनवरी अक्टूबर 1989 में प्राग ने पश्चिमी जर्मनी के साथ लगी अपनी सीमाएं खोल दी तो पूर्वी जर्मनी से लोगों का निष्क्रमण बढ़ गया। एरिक होनेकर के राज्य में हजारों लोग सड़कों पर निकल आए और उन्होंने सुधारों की मांग की। लाइपिंग में 3 अक्टूबर 1989 के दिन पिछले 36 वर्ष के इतिहास में हुए सबसे ऐतिहासिक प्रदर्शन ने लोकतंत्र की ज्वाला को प्रज्वलित कर दिया और 18 अक्टूबर 1989 को इस स्टालिनवादी नेता का तख्ता उलट दिया गया। उन्हें तथा पोलित ब्यूरो के उनके 3 साथियों को बंदी बना लिया गया और उन पर देशद्रोह, भ्रष्टाचार तथा कुशासन के आरोप लगाए गए। और नवंबर 1989 को लाइप्जिग, ड्रेसडन और शेरिन के विरोध की बाढ़ के बाद क्रेंच की कम्युनिस्ट सरकार ने त्यागपत्र दे दिया। 18 मार्च 1990 को पूर्वी जर्मनी में स्वतंत्र चुनाव कराए गए। क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक तथा संबंध दलों ने 80.17% मत बटोरकर 193 स्थान प्राप्त किए। चेकोस्लोवाकिया 1948 में चेकोस्लोवाकिया की इच्छा के विरुद्ध उस पर कम्युनिज्म थोप दिया गया था। चेकोस्लोवाकिया की अर्थव्यवस्था को सोवियत संघ मूलतः अपनी अर्थव्यवस्था की जागीरदारी समझता था। कम्युनिस्ट व्यवस्था में वहाँ खाद्यान्नों का अभाव हो गया। अंधाधुंध मुद्रास्फीति हुई, वस्तु भंडारों पर लंबी लंबी पंक्तियाँ लगने लगी। जून 1977 में बर्लिन में 27 कम्युनिस्ट पार्टियों के सम्मेलन में चेकोस्लोवाकिया के कुछ नेताओं द्वारा प्रारूपित एक पत्र परिचालित किया गया। उसमें दमन की समाप्ति और लोकतंत्रीय अधिकारों की पुनर्स्थापना का आह्वान किया गया। चेकोस्लोवाकिया में चार्टर 77 नामक एक गुट खड़ा हो गया। चार्टर के 45 हस्ताक्षरकर्ताओं ने मांग की कि 2 सैन्य गुटों के विघटन के बारे में नाटो तथा वार्सा संधि वाले देशों के बीच सीधी वार्ता हो। कुछ ही वर्षों में चार्टर 77 पर हस्ताक्षरकर्ता की संख्या बढ़कर 1200 पहुंच गई और 17 नवंबर 1989 को प्राग में 30,000 से भी अधिक लोगों ने प्रदर्शन किया और कम्युनिस्ट सरकार के त्यागपत्र की मांग की। नवंबर 1989 को चेकोस्लोवाक संसद ने अनुच्छेद 4 को निरस्त कर दिया, जो सोवियत संविधान के अनुच्छेद 6 की भांति ही दल की मार्गदर्शी भूमिका को अनिवार्य ठहराता था। दिसंबर 1989 में चेकोस्लोवाकिया के राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया गया और 11 जून 1990 को नागरिक मंच आंदोलन ने चेकोस्लोवाकिया के प्रथम स्वतंत्र चुनाव में डाले गए कुल मतों के 46% से अधिक प्राप्त कर जीत लिया। बुल्गारिया में 78 वर्षीय जिवकोव को कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष पद से और फिर राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। जिवकोव ने वहां पर 35 वर्ष से अधिक समय तक शासन किया। 16 जनवरी 1990 को बुल्गारिया की संसद ने एक संविधान संशोधन का अनुमोदन करके सत्ता पर कम्युनिस्ट पार्टी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया और स्वतंत्र चुनाव का द्वार खोल दिया गया। संक्षेप में पूर्वी यूरोप में मार्क्सवाद असफल रहा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से गोर्बाचोव के शासन में आने तक के काल तक दरअसल पूर्वी यूरोप सोवियत संघ का अप्रत्यक्ष साम्राज्य था। बर्लिन की दीवार का ढहना 9 नवंबर 1989 को एक युगांतरकारी घटना हुई जब पूर्वी जर्मनी ने अपने नागरिकों को पश्चिमी जर्मनी के साथ की अपनी सीमा पार करने की खुली छूट देकर अपने ही हाथों बनाई बर्लिन दीवार और जानलेवा सीमांत बाड़ा को अर्थहीन कर दिया। तब से न केवल एक विभाजित देश की अविभाज्य जनता का भावभीना पुनर्मिलन हो रहा है, मध्य यूरोप के चेहरे पर से शीत युद्ध का सबसे कुत्सित कलंक भी धुलने लगा। बर्लिन दीवार के निर्माता होनेकर को अक्टूबर 1989 में पूर्वी जर्मन कम्युनिस्ट पार्टी नेता पद से अपदस्थ कर दिया गया। होनेकर के पतन के 3 सप्ताह के अंदर बर्लिन की दीवार का भी पतन हो गया। जर्मनी का एकीकरण। द्वितीय महायुद्ध के बाद 2 हिस्सों में विभाजित जर्मनी 45 वर्ष 4 माह पश्चात 3 अक्टूबर 1990 को पुनः एक राष्ट्र के रूप में अवतरित हुआ। बिना युद्ध और संघर्ष की त्रासदी को झेले 2 राज्यों का ऐसा हर्षोल्लासपूर्ण एकीकरण आधुनिक इतिहास में विस्मयकारी घटना के रूप में याद किया गया। जर्मनी का एकीकरण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप की सबसे अभूतपूर्व बड़ी घटना है। भाषा, संस्कृति और रक्त संबंधों से जुड़ा जर्मनी अब एक है। एकीकृत जर्मनी को अब आधिकारिक तौर पर जर्मन संघीय गणराज्य के नाम से जाना जाता है। सोवियत संघ का विघटन।
सोवियत संघ क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश था। यह एशिया और यूरोपीय महाद्वीपों में फैला हुआ था। इस देश का विस्तार बाल्टिक सागर से प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था। सोवियत संघ और राष्ट्रपति गोर्बाचोव के पतन का आरंभ तो 19 अगस्त 1991 के असफल षड्यंत्र से ही हो गया था, पर इसका ठोस प्रमाण दिसंबर 1991 में मिला, जब गोर्बाचोव और बोरिस येल्त्सिन ने एक समझौते द्वारा सोवियत संघ के सभी केंद्रीय संस्थानों को समाप्त करने का निर्णय लिया। गोर्बाचोव ने पार्टी के महासचिव पद से त्यागपत्र दे दिया, इसकी केंद्रीय समिति को भंग कर दिया, पार्टी की जायदाद का राष्ट्रीयकरण कर दिया और 25 दिसंबर 1991 को राष्ट्रपति पद से छुटकारा पा लिया। 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का औपचारिक रूप से विघटन कर दिया गया तथा उसके गणराज्य स्वतंत्र हो गए। महाकाय सोवियत संघ के सरहदी क्षेत्रों में जब जातीयता के तूफान ने अंगड़ाई ली तो गोरे रूसियों के महान साम्राज्य की चूल्हे हिलने लगी। सोवियत संघ के अलगाव की खुली लहर की एक वजह गोर्बाचोव की उदारवादी नीतियाँ तो थी ही, इसका काफ़ी श्रेय पूर्वी यूरोप में हुई राजनीतिक उथल पुथल को भी है। सोवियत संघ की अल्पसंख्यक जातियाँ पूछती थी कि यदि चेकोस्लोवाकिया, पूर्वी जर्मनी, पोलैंड और हंगरी के लोग रूसी जुए को उतार फेंक सकते हैं तो हम क्यों नहीं। वार्सा संधि को भंग करना। 1955 में वार्सा पैक्ट पर हस्ताक्षर हुए। यह सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के 7 साम्यवादी राष्ट्रों का सैनिक गुट था। इस संधि की भूमिका में यूरोप में सामूहिक सुरक्षा की पद्धति को स्थापित करने पर बल दिया गया। शीत युद्ध के अंत के साथ वार्सा पैक्ट की भी समाप्ति की ओर अग्रसर हुआ और 1 जुलाई 1991 को वार्सा पैक्ट समाप्त करने का समझौता हो गया। यूगोस्लाविया का विघटन। यूगोस्लाविया निर्गुट आंदोलन के संस्थापक राज्यों में से एक है। यूगोस्लाविया के तत्कालीन राष्ट्रपति मार्शल टिटो ने भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू तथा मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर के साथ मिलकर निर्गुट आंदोलन को जन्म दिया। 1989 से 1992 में भी यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति इस आंदोलन के अध्यक्ष थे। इस आंदोलन के कारण यूगोस्लाविया की प्रतिष्ठा विश्व राजनीति में शिखर पर प्रतिष्ठित हो चुकी थी। शीत युद्ध के काल में पूर्वी यूरोप के राज्यों में यूगोस्लाविया एकमात्र उदारवादी राष्ट्र रहा। वह सोवियत संघ के गुट से पृथक रहकर स्वतंत्र रूप से अपनी समाजवादी नीतियों को क्रियान्वित करता रहा। साम्यवादी गुट के विघटन के प्रभाव। साम्यवादी गुट के विघटन के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर अनेक दूरगामी प्रभाव पड़े, जिनमें से कुछ निम्न है। पहला, शीत युद्ध का अंत। साम्यवादी खेमे के विघटन ने शीत युद्ध को समाप्त कर दिया और तनाव रहित नई विश्व व्यवस्था का उदय हुआ। दूसरा, रूस की भूमिका में परिवर्तन। साम्यवादी गुट के बिखराव से रूस का अंतर्राष्ट्रीय वजन कम हुआ, उसकी महाशक्ति की पदवी का पराभव हुआ। उसने रूस की बीमार और जर्जर होती अर्थव्यवस्था को उजागर कर दिया। तीसरा, साम्यवाद का पराभव। साम्यवादी गुट के बिखराव से साम्यवाद का पराभव प्रारंभ हुआ। इसने लोकतांत्रिक केंद्रीकरण, सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद और अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद के सिद्धांतों को दफनाया है। इसने यूरोप की साम्यवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी और पीपुल्स डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी में बदल दिया। विचारधारा के आधार पर राष्ट्रों का विभाजन अप्रासंगिक। साम्यवादी गुट के विघटन ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विचारधारा को अप्रासंगिक बना दिया है। आज राष्ट्रों को विचारधारा के आधार पर बांटा नहीं जाता और पूर्व साम्यवादी देश अछूते नहीं कहलाते। रूस, अमेरिका, चीन आर्थिक संबंधों के आधार पर एक दूसरे के निकट आ रहे हैं। साम्यवादी देश बाजार आधारित अर्थव्यवस्था को अपना रहे हैं। लोकतंत्र की सर्वव्यापकता। साम्यवादी गुट के विघटन ने लोकतंत्र को एक सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली ही प्रमाणित नहीं किया, बल्कि उसकी सर्वव्यापकता को भी स्थापित कर दिया। पूर्वी यूरोप में वही लोकतंत्र की बयार ने उन देशों की सर्वाधिकारवादी सरकारों को उखाड़कर वहां लोकतांत्रिक सरकारों की स्थापना ही नहीं की, बल्कि उसके प्रथम झटके जून 1989 की थियान अनमन की घटना द्वारा चीन में भी महसूस किए गए। एक ध्रुवीय विश्व। साम्यवादी गुट के बिखराव के बाद अमेरिका विश्व की एकमात्र महाशक्ति है। वह विश्व का एकमात्र पुलिसमैन या महानायक कहा जाता है। उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता, उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, उसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। वह प्रत्यक्ष या परोक्ष हस्तक्षेप द्वारा किसी क्षेत्र के संतुलन को बनाया बिगाड़ सकता है। उसके पास परमाणु अस्त्रों की प्रचंड शक्ति ही नहीं, अपितु आर्थिक क्षमता भी अत्यधिक है। वह राष्ट्रों पर दबाव डालने की स्थिति में है। संयुक्त राष्ट्र संघ ही नहीं, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी वित्तीय संस्थाएं भी उसकी मुट्ठी में। और लास्ट, परमाणु हथियारों से संबंधित चिंता।
सोवियत संघ के बिखराव के बाद 4 गणराज्य रूस, यूक्रेन, बेलारूस तथा कजाकिस्तान के हाथों में परमाणु हथियार आ गए हैं, जिससे यह चिंता उत्पन्न हुई है कि बदले परिप्रेक्ष्य में क्या ये गणराज्य परमाणु हथियारों की समुचित सुरक्षा कर पाएंगे या नहीं। थैंक यू।